नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के सब्जेक्टिव पेपर पर चर्चा करेंगे। आपका यह पेपर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का है। सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, यानी बीए फिफ्थ सेमेस्टर का दूसरा पेपर है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। 75 नंबर का आपका पेपर होगा और 75 नंबर के इस पेपर को 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। आपका यह पेपर 3 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड अ है और खंड अ में आपसे 9 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मूलतः एक ही प्रश्न होगा और एक प्रश्न के भीतर आपसे 9 प्रश्न पूछे जाएंगे और 9 प्रश्न 45 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जीवन दर्शन बताइए। गुरु गोविंद सिंह अपने जीवन में किन मूल्यों को धारण करते थे, उसी को यहाँ पर बताना है। हम जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, तो सिखों के जीवन पद्धति को इन्होंने अपनाया था। खालसा पंथ की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। पंच ककार को धारण करते थे, यानी केस, कंधा, कड़ा, कृपाण आदि को ये धारण करते थे। इसी के बारे में विस्तार से यहाँ पर आपको 50 शब्दों में बताना है, यानी इन सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। यहाँ निशंक जी के कृतित्व पर आपको प्रकाश डालना है। आपको बता दें कि निशंक जी का जन्म जो है पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में हुआ था। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह था वह समर्पण नाम से आई थी। कुल इन्होंने 14 कविता संग्रह, 12 कहानी संग्रह, 11 उपन्यास की रचना की है। इसके अलावा यात्रा साहित्य, बाल साहित्य मिलाकर कुल 65 पुस्तकों की रचना इनके द्वारा की गई है। इन पुस्तकों के अलावा इनके द्वारा नवराह और नव चेतना नामक पत्रिका का भी संपादन किया गया है। सीमांत वार्ता समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित इनकी एक प्रमुख कविता संग्रह है मातृभूमि के लिए। इन सभी को अगर आप विस्तार से यहाँ पर लिखेंगे और उत्तर देंगे लगभग 50 शब्दों में, तब जाकर यहाँ पर आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे देश की धरती सोना उगले गीत का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में बताइए। यह गीत दोस्तों गुलशन बावरा के द्वारा लिखा गया था। 1967 में एक फिल्म आई थी उपकार। 1967 में एक फिल्म आई थी उपकार और इसी फिल्म में इस गीत को फिल्माया गया था। इस गीत में भारत की उर्वरा धरती की समृद्धि, ऐतिहासिक विरासत और बौद्धिक संपदा का गौरवगान किया गया है और इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का मूल प्रतिपाद्य बताइए। भूषण की कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, इसको बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि भूषण जो है रीतिकाल के वीर काव्यधारा के कवि हैं और इनके द्वारा अपनी कविता के माध्यम से शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है, उनकी सेनाओं का वर्णन किया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है। इसके अलावा देश की संस्कृति और विरासत का भी गौरवगान इनके द्वारा किया गया है। इसी को अपने शब्दों में यहाँ पर बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल नाम क्यों दिया गया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा है? तो आदिकाल के भीतर दोस्तों एक साहित्य है रासो साहित्य। रासो साहित्य वीरगाथात्मक साहित्य है और इसी की रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। मूलतः शुक्ल जी ने आदिकाल में कुल 14 रचनाओं का पता लगाया था। 14 रचनाओं में से खुसरो की पहेली और विद्यापति की पदावली को छोड़ करके बाकी रचनाओं को इन्होंने वीरगाथात्मक माना है और इसी वीरगाथात्मक रचनाओं के आधार पर आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राणा की तलवार कविता की भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। श्याम नारायण पांडे की कविता है राणा की तलवार और इसकी भाषा शैली पर आपको टिप्पणी करना है। इसकी भाषा शैली कैसी है, इसी को आपको बताना है। तो यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है, प्रवाहमय भाषा है, सहज है, यानी कविता प्रवाहमय है, कहीं भी भावों की रुकावट नहीं आती है, भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है भाषा, लेकिन भाषा में ध्वन्यात्मकता है, लयात्मकता है, लय का प्रयोग किया गया है, ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। चूंकि बार बार तलवारों की बात की गई है इसलिए ध्वन्यात्मकता कविता की भाषा शैली में बढ़ गई है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे गजदल है, अरिदल है। आम बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, चमचम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी को आपको विस्तार से बताना है। लगभग 50 शब्दों में इसका उत्तर यहाँ पर देना है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ से क्या आशय है? प्रमुख लक्षण ग्रंथकारों के नाम बताइए। आपको बताना है कि लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं और कौन कौन से लक्षण ग्रंथ हैं। कुछ लक्षण ग्रंथों के यहाँ पर नाम आपको बता देने हैं। तो दोस्तों, रीतिकाल के भीतर एक काव्यधारा थी, रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा पहले संस्कृत से कुछ ग्रंथों का अनुवाद करती थी, फिर उन ग्रंथों के आधार पर हिंदी में कविता लिखती थी। जिन ग्रंथों का वे अनुवाद करते थे उस अनुदित ग्रंथ को लक्षण ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, और फिर इस लक्षण ग्रंथों के आधार पर ही वे कविता लिखते थे। यानी पहले वे संस्कृत से सिद्धांतों का अनुवाद करते थे और उन्हीं अनुदित सिद्धांतों को ही लक्षण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको प्रमुख लक्षण ग्रंथकारों के नाम लिखने हैं। तो देव हो गए, पद्माकर हो गए, जसवंत सिंह हो गए। इसके अलावा अन्य रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। निराला के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको बता दें कि निराला जो है छायावाद के कवि थे। इनका जो व्यक्तित्व था ओज और उत्साह से भरा विद्रोही व्यक्तित्व था, जिसमें कर्मठता और प्रतिभा का अजब संयोग था। अन्याय के प्रति तीव्र प्रतिकार इनके व्यक्तित्व का मूल विषय वस्तु था। निराला आधुनिक कविता के अपराजेय व्यक्तित्व हैं। इन्हीं के व्यक्तित्व के बारे में इस प्रकार से उत्तर अगर हम यहाँ पर देंगे तो हमारा उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय कविता के रचनाकार का नाम बताते हुए कविता के मुख्य प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। हिमालय कविता रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। तो यहाँ पर उनका नाम लिखते हुए कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यही यहाँ पर बताना है। दोस्तों, कवि कहना चाहता है कि हिमालय ने हमेशा भारत की रक्षा करी है और दुश्मनों को अंदर नहीं आने दिया है। कवि हिमालय को इस संकट की घड़ी में अपना मौन त्याग कर सहायता करने के लिए कहता है। प्यारा स्वदेश आज वीरान हो गया है, इसलिए कवि अपने नगपति हिमालय या तपस्वी को जगाने के लिए इस कविता में बात करता है। हिमालय को जागने की बात यहाँ पर, जगाने की बात, जागने की बात यहाँ पर करता है। इसी प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला खंड है खंड ब, और खंड ब में दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। कुल 4 प्रश्न इस खंड में हैं और 1 प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। 15 अंक का यह प्रश्न होगा जिसका उत्तर आप देंगे। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है, जो संख्या में आपका इस पेपर का दूसरा प्रश्न है, छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य की विशेषता बताइए। छायावाद दोस्तों 1918 से लेकर के 1936 तक रहा है। आपको इस युग की राष्ट्रीय काव्य की विशेषता बताना है। आमतौर पर छायावाद पर यह आरोप लगाया जाता है कि छायावाद राष्ट्रीयता से कटी हुई कविता है, लेकिन छायावाद राष्ट्रीयता का रोजनामचा नहीं लिखता है। छायावाद राष्ट्रीयता को मूल्य के स्तर पर धारण करता है। इसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो पहली विशेषता हो जाएगी कि छायावाद राष्ट्रीयता को मूल्य के स्तर पर धारण करता है। दूसरी विशेषता हो जाएगी कि छायावादी कवियों ने जागरण गीत के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त किया है। प्रसाद ने लिखा है बीती विभावरी जागरी, महादेवी वर्मा ने लिखा है जाग तुझको दूर जाना है, निराला ने लिखा है जागो फिर एक बार। एक तरीके से सभी जो कवि हैं वो जागरण का संदेश दे रहे हैं और यह जागरण का संदेश एक तरीके से राष्ट्रीय जागरण का ही संदेश है। तीसरा विशेषता यह कि छायावादी राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक टकराहटों के माध्यम से व्यक्त हुई है। निराला का ग्रंथ तुलसीदास है, राम की शक्ति पूजा है, प्रसाद का ग्रंथ है कामायनी। इन सभी में सांस्कृतिक टकराहटों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना व्यक्त हुई है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय चेतना है वह सांस्कृतिक चेतना को अपने साथ लिए हुए है। एक तरीके से छायावादी राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक चेतना से जुड़ करके यहाँ पर व्यक्त होती है। पांचवा विशेषता हो जाएगा कि जो छायावादी राष्ट्रीय चेतना है वह शक्ति चेतना से भरी हुई है, ऊर्जा से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। एक नए प्रकार के जुझारू व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहती है। इसी प्रकार की विशेषताओं को यहाँ पर लिखेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में हिंदी फिल्मों की भूमिका उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में किस प्रकार से हिंदी फिल्मों ने सहायता किया है, उदाहरण के साथ यहाँ पर बताना है। तो एक एक करके आपको उस फिल्म में क्या था, किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में सहयोग दिया है, उसी के बारे में बताना है। जैसे किस्मत पिक्चर आई थी 1943 में, इसके बारे में आप बता सकते हैं।
इसकी प्रसिद्ध गीत थी कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जागृति पिक्चर आई थी 1954 में, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इसमें इस प्रकार का गीत था। नया दौर पिक्चर आया था 1957 में, उसमें भी एक प्रसिद्ध गीत था, ये देश है वीर जवानों का। हम हिंदुस्तानी पिक्चर 1961 में आई थी। इसी प्रकार से काबुली वाला 1961 में आई थी, फना 2006 में आई थी, उरी पिक्चर 2019 में आई थी। इन पिक्चरों के माध्यम से हम इस उत्तर को ठीक प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलम आज उनकी जय बोल कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। दिनकर की कविता है। यहाँ पर कविता का मूल भाव, जो कविता का मूल प्रतिपाद्य है, उसको लिखेंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण संबंधी विद्वानों के प्रमुख मतों की समीक्षा कीजिए। कौन कौन से विद्वान आदिकाल को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसी के बारे में यहाँ पर समीक्षा करना है। जैसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, तो जिन 14 रचनाओं के आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, क्या यह कहना उचित है या नहीं उचित है, इसी के बारे में आपको बताना है। ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, उनका मानना है कि चारण कवि की प्रधानता थी, इसलिए इसको चारण काल कहना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आरंभ यहीं से होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है, क्योंकि आगे की सभी साहित्यिक प्रवृत्तियां बीज स्वरूप यहीं पर मिलती हैं। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आरंभ यहाँ से होता है। राहुल शंकरत्याय ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है, क्योंकि इस समय सिद्ध और सामंत के द्वारा ही रचनाएं की जा रही थी। तो अलग अलग आधार हैं, आपको समीक्षा करते हुए बताना है क्या इनके आधार उचित है या नहीं है, तब जाकर के हमारे उत्तर यहाँ पर पूरे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है खंड स, और खंड स में भी आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न ही पूछा गया है। 4 प्रश्न हैं और 4 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर भी जो जिस एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे वह 15 अंक का ही होगा। रीतकालीन कविता की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। यानी रीतकालीन कविता के उद्भव में सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, समाज जो है सामंती संरचना में जकड़ा हुआ था, सामंतवादी समाज था। इसी कारण से सामंती रुचियों के साहित्य का यहाँ पर विकास हुआ। प्रत्येक राजा के दरबार में, प्रत्येक सामंत के दरबार में एक दरबारी कवि हुआ करते थे, जिनके द्वारा रचनाएं की जा रही थी और श्रृंगारिक रचनाएं की जा रही थी। सामंती रुचि के अनुकूल रचनाएं की जानी शुरू हुई और रीतिकाल का विकास हुआ। जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, भक्ति काल में मुगलों का आक्रमण भारत पर तेजी से हुआ और हिंदू संस्कृति एक तरीके से पराजित हुई, मंदिर तोड़े गए, हिंदू संस्कृति का एक तरीके से पतन हो गया। तो यहाँ पर धार्मिक रचनाएं लिखी जाना एक तरीके से बंद हो गई, क्योंकि संस्कृतियों का पतन हो गया था, बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। राजनीतिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखते हैं तो मुगलों का पूरे देश पर लगभग अधिकार हो चुका था। जो भारतीय छोटे छोटे राजा थे उनको मुगलों ने पराजित कर लिया था, उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। एक तरीके से छोटे छोटे राजे रजवाड़े समाप्त हो गए थे, चारों तरफ मुगलों का कब्जा हो गया था। युद्ध नहीं हो रहे थे क्योंकि राजा बचे ही नहीं थे। जब युद्ध नहीं होंगे तो राजा के दरबार में श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता हो जाती है। उसी प्रकार से रीतिकाल में यहाँ पर श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गईं। तो यही पृष्ठभूमि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक थी जिसने रीतिकाल के उद्भव में सहायता प्रदान की। 7वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है आपको, कौन कौन सी विशेषता उनके व्यक्तित्व में पाई जाती है। उसके बाद उनके कृतित्व पर आपको प्रकाश डालना है। कृतित्व में आपको एक एक करके आप अलग अलग बता सकते हैं, उनके नाटकों के बारे में बता सकते हैं, नाटकों का नाम बता सकते हैं। उसके अलावा उनकी कविताओं के बारे में बता सकते हैं, उर्वशी, चित्रधार, कारण कुसुम, आंसू है, लहर है, कामायनी है। उनके उपन्यास के बारे में बता सकते हैं, 70 कहानियां प्रसाद जी ने लिखा है, उसके बारे में आप यहाँ पर विस्तार से बता सकते हैं, तब जाके आपका उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। 8वां प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय देते हुए उनकी कविता कदम मिलाकर चलना होगा का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। पहले तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय देना है। उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, कब सांसद बने, कब प्रधानमंत्री बने, कितनी बार बने, इन सब के बारे में आपको बताना होगा। फिर उनकी जो कविता है कदम मिलाकर चलना होगा,
उसके माध्यम से वे क्या कहना चाहते हैं, केंद्रीय भाव क्या है उसका, उसके बारे में आप बताएंगे, तब जाकर यहाँ पर आपका उत्तर पूरा होगा। अगला प्रश्न है यानी 9वां प्रश्न है, आधुनिक कालीन हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा का परिचय देते हुए भारतेंदु द्विगुण राष्ट्रीय कवियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक कालीन हिंदी कविता है वो राष्ट्रीयता का कविता है, क्योंकि भारतेंदु युग से लेकर के ही राष्ट्रीयता का समकालीन कविता तक धीरे धीरे विकास हुआ है। भारतेंदु युग में जो राष्ट्रीयता है वो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में व्यक्त हुई है। द्विवेदी युगीन जो राष्ट्रीयता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी स्तरों पर व्यक्त होती है। छायावादी राष्ट्रीय चेतना जो है और सूक्ष्म स्तर, मूल्य के स्तर पर धारण करती है। उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा आ जाती है जो सीधे सीधे राष्ट्रवाद की बात करती है। राष्ट्रवाद में भाग लेने वाले जो आंदोलनकारी थे उनका वर्णन करती है, सीधे सीधे आंदोलनों पर कविता लिखती है। यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना है। उसके बाद भारतेंदु द्विगुण जो राष्ट्रीय कवि हैं उनके बारे में संक्षेप से आपको वर्णन करता है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रेमघन हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गए, राधाचरण गोस्वामी हो गए। इनकी जो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविताएं हैं उन कविताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय देना है और इनके बारे में बताना है, तब जाके आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।